ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आज का लास्ट क्लास रहेगा। आज अपन स्टेट बोर्ड से रीडिंग करते हैं, ठीक है। स्टेट बोर्ड में डेटा थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि स्टेट बोर्ड से रीडिंग करते हैं। बाकी तुम लोग एनसीईआरटी से भी रीड कर लेना, सेम ही चीज़ें रहेगी। फालतू की एक आध दो लाइन कभी कभी पकड़ में आ सकती है, तो कुछ नहीं समझा एक आधा कुछ वर्ड या सेंटेंस ग्रामर वगैरह तो मेरे को पूछना है, ऐसा कुछ ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले पेज नंबर 38, ठीक है। जिसके भी पास स्टेट बोर्ड की बुक है वो पेज नंबर 38 निकाल लेंगे। बाकी लोग, मैं इस पे तो डाल ही रहा हूँ, वीडियो में डाल ही रहा हूँ फोटो उसका। एनीवेज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ according to World Health Organization, that is WHO, reproductive health means total well-being in all aspects of reproduction. Its emotional, behavior and social aspects along with the physical ones. Therefore, a society with people having physically and normal physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions amongst them in all sex related aspects might be called a reproductively healthy society. तो इंडिया तो भाई बिल्कुल नहीं है ना, टैबू है, टैबू। ये सब टॉपिक्स इंडिया में बात करना है ने, इंडिया में इन सब टॉपिक्स के ऊपर खुल के बात कर ही नहीं सकते, जबकि इसमें शर्माने वाली या फिर ऑकवर्ड फील करने वाली कोई चीज़ नहीं है, टोटली साइंटिफिक चीज़ है ना। किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट रहा तो तुमने ऑब्वियसली पूछना ही चाहिए मेरे को। अगर तुमको हेल्थ रिलेटेड भी कुछ ऐसा डाउट रहा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैंने ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ के वक्त भी बोला था, तो अपने टीचर्स को, अपने या डॉक्टर को वगैरह के पास जाने से बिल्कुल इन सब चीज़ों में शर्माने का, डरने का नहीं है ना। और आई डोंट नो, अब इतने सारे लोग हो तुम लोग, हर किसी के पेरेंट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन तुम लोग जब अडल्ट बनोगे और खुद जब पेरेंट्स बनोगे तब ध्यान रखना कि दिस थिंग्स आर शुड नॉट बी टैबू, कि ये मतलब डिस्कस ही नहीं हो सकता ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी तभी तैयार हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली साइंस लाइफ का एक पार्ट है रिप्रोडक्शन, तो उसमें इतना कुछ ऐसा उसको बहुत बड़ी चीज़ बनाने लायक वो कुछ नहीं है उसमें इतना, ठीक है। ऑफ ऑल द सोशल गोल्स ऑफ इंडिया एन इम्पॉर्टेंट वन इज टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लो, मैंने जो भाषण दिया अभी अगली लाइन उसने भी वही लिखा है। इंडिया वॉज अमंग्स द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल टू improve reproductive health. All these improved programs cover wider areas related to reproduction. These programs are currently in operation under the Reproductive and Child Health Care, that is RCH programs. ये important चीज़ है, इसको लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 39। गोल्स ऑफ RCH प्रोग्राम। RCH प्रोग्राम के गोल्स क्या है ये? To create awareness among people about various aspects related to reproduction. दूसरा, to provide the facilities to people to understand and build up reproductive health. तीसरा, to provide support for building up a reproductively healthy society. चौथा, to bring about a change mainly in 3 critical health indicators, that is reducing total infertility rate, infant mortality rate, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चे के मरने का रेट, एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी वो मदर जो है उसके मरने का रेट, ये घटाना है अपने को। टोटल इनफर्टिलिटी रेट भी घटाना है। क्या ज़रूरत है इनफर्टिलिटी रेट घटाने की, पता नहीं है ना। अपने वैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उल्टा लोगों ने नहीं करना चाहिए प्रोड्यूस, एडॉप्शन करना चाहिए बच्चों का, ये एक्चुअली नीड ऑफ द टाइम है। और बाकी ये सब जो है पहले 3 पॉइंट्स, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट है, अभी तो बहुत दूर है इंडिया में अचीव होना। जैसे नागपुर में यहाँ पर 2012-13 की बात होगी, शायद 2012 की वगैरह होगी, कॉन्डम वेंडिंग मशीन्स लगाई थी। मतलब उसमें 5 रुपये का अगर कॉइन डाला तो एक कॉन्डम का पैकेट उसमें से निकलता था। जगह जगह पेट्रोल पंप पे वगैरह ऐसे वेंडिंग मशीन्स लगाई थी नागपुर में गवर्नमेंट ने, ठीक है, ताकि लोगों को इजीली अवेलेबल रहे ये सब चीज़ें, और पॉपुलेशन कंट्रोल हो, कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी इजी। तो लोगों ने तोड़ डाले वो मशीन्स, ऐसे ही टाइम पास के लिए, चोरी करने के लिए नहीं,
टाइम पास के लिए कि ये क्या लगाया रे, चलो इसको गोटा मारो, तोड़ डाला, मशीन तोड़ डाली। ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू पीपल वगैरह, वो सब बहुत दूर की बात है। सबसे पहले अपने को पहला पॉइंट ही करना पड़ेगा, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनानी पड़ेगी सबसे पहले इंडिया में। द गोल्स ऑफ RCH कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग वेज। वो बोल्ड वाला जो ब्लैक कलर का जो टाइटल है वो पढ़ रहा हूँ मैं। पहला, by introduction of sex education in schools. Schools should be encouraged to provide correct information to the young so as to discourage children from believing in myths and clear the misconceptions about sex related aspects. Proper information about safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases like STDs में भी कौन सा, तो एड्स, बाकी भी सभी, लेकिन एड्स स्पेशली, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एडोलेसेंस है पता ही है तुमको, प्यूबर्टी, एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया, मतलब टीवी एज वेल एज न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट एंड non-government organizations should take various steps to create awareness about various aspects related to reproduction। ये घूम फिर के वही बात हो गई। तीसरा, by educating the younger generation about birth control measures, प्रीनेटल यानी बच्चा पैदा होने के पहले, केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन एंड पोस्टनेटल यानी बच्चा पैदा होने के बाद, केयर ऑफ मदर एज वेल एज चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये सब चीज़ें भी। ये स्टेट बोर्ड से पढ़ने का एक और पर्पज है कि इस चैप्टर में ना ऐसे पंक्ति ज़्यादा है। ठीक है, मतलब एक बार IUD क्या है वगैरह वो समझ गया, लेकिन बाकी ये सब जो ऐसे है कि कैसा पॉपुलेशन बढ़ रहा है और कैसे RCH के क्या क्या गोल्स है वगैरह, ये सब ऐसे वाली बातें हैं ना। तो ये सब चीज़ों में क्या साइंस ऐसा एज सच है नहीं, सिविक्स टाइप का टॉपिक है ये, सिविक्स या मॉरल एजुकेशन वगैरह टाइप का। तो इसमें क्या अपने को लिखना है स्टेट बोर्ड में, बोर्ड के बुक में, बोर्ड के एग्जाम में अपने को MCQ नहीं मार्क करने होते, लिखना होता है। तो उसमें ये सब लिखने में अपने को हेल्प होगी, इसलिए ये एक और रीज़न है कि अपन स्टेट बोर्ड से क्यों पढ़ रहा है। वैसे ये ऑलमोस्ट मेरे को सेम ही लग रहा है, NCERT की कॉपी एंड पेस्ट ही लग रहा है। ठीक है, NCERT में भी यही सब चीज़ें दी हुई है, कुछ अलग नहीं है। एनीवेज, तीसरा, बाय एजुकेटिंग द यंगर जनरेशन अबाउट बर्थ कंट्रोल मेजर्स, प्रीनेटल केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, हाँ ये हो गया। फोर्थ, बाय डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज़ मतलब रेप वगैरह टाइप की चीज़ें। ठीक है, या जो लड़कियों को जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं अपने लाइफ में, छेड़छाड़ और सीटी मारना, ये सब जो घटिया हरकतें मेल्स करते हैं, तो ये सब चीज़ों को भी टैकल करना ज़रूरी है। सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें रोकना, है ना। एकदम गलत चीज़ें ये सब, वर्स्ट टाइप ऑफ क्राइम्स है ये, एकदम घटिया और डरपोक किस्म के मेल्स ये सब हरकतें करते हैं, तो ये सब क्राइम्स को रोकना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। एमनियोसेंटेसिस मतलब क्या, एमनियोटिक फ्लूइड तो पता ही है तुमको क्या है, वैसे मैंने गैस्ट्रुलेशन नहीं पढ़ा है, पर एमनियोटिक फ्लूइड में वो ग्रो होते रहता है फीटस। तो क्या करते हैं ये लोग, डॉक्टर लोग वजाइना में से एक इंजेक्शन इंसर्ट करके एमनियोटिक फ्लूइड खींच लेते हैं, और फिर एमनियोटिक फ्लूइड में क्या रहता है कि कुछ ना कुछ तो वो फीटस की सेल्स मिल ही जाती है। फिर फीटस की सेल्स लेने का, उसके ऊपर कॉल्चिसिन डालने का, कॉल्चिसिन के कारण क्या होगा, वो मेटाफेज में फंस जाएगी सेल्स, क्योंकि स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं हो पाएगा, और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखने का उसके क्रोमोसोम्स को, इसको बोलते हैं मतलब ये पूरी प्रोसेस को एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। और वो जो क्रोमोसोम्स को जो अपन देख रहे हैं उसको कैरियोग्राम बोलते हैं। कैरियोटाइपिंग प्रोसेस इज कैरियोटाइपिंग, वो जो दिखता है उसको कैरियोग्राम बोलते हैं। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, पता है तुमको। तो उसमें अपने को 22 क्रोमोसोम्स तो दिख जाएंगे, 23rd क्रोमोसोम जो है, एक सेट से मदर से तो कुछ भी करके एक्स आया रहेगा, दूसरे पेरेंट से कौन सा वाला 23rd क्रोमोसोम आया है, फादर से एक्स आया है कि वाई आया है। अगर एक्स ही आया होगा तो वो फीमेल बनने वाली है ना, फीमेल बनने वाली है, तो उसका फीटिसाइड कर दो, उसके फीटस को ख़त्म कर दो। ये सब चलता है ना इंडिया में। तो ये एमनियोसेंटेसिस के वगैरह ऊपर बैन ही चाहिए, ये सब होना ही नहीं अपने को। छठवां पॉइंट, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। वैक्सीन नहीं देते लोग अपने बच्चों को, खैर इंडिया में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ का, वैक्सीन का वगैरह, अमेरिका में बहुत है। वैक्सीन देने से डिजीजेस होते हैं, वैक्सीन गलत चीज़ है ऐसा वगैरह लोगों को लगता है, वैक्सीन ही नहीं देते अपने बच्चों को, तो ये सब भी कंट्रोल होना चाहिए। 7th पॉइंट, बाय एजुकेटिंग कपल्स टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट ऑफ न्यू बॉर्न्स एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट।
The population in India, which was approximately 350 millions at the time of independence, 350 million, 1 मिलियन यानी 10 लाख है ना, तो 35 मिलियन यानी कितना होगा, 3.5 करोड़, 3 मिलियन यानी 30 लाख, 30 मिलियन यानी 3 करोड़, सही है, 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़, 350 मिलियन यानी एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा यानी 35 करोड़। मैंने तुमको वीडियो में बोला ही था, अप्रोक्सीमेटली 35 करोड़ पॉपुलेशन थी अपनी इंडिपेंडेंस के वक्त करके, और अभी कितनी है, अभी 135 करोड़ है, 135 करोड़, सोचो, ठीक है, मतलब 3500 मिलियंस हो गया है, अभी एक जीरो ऐड हो गया है उसमें। रीच्ड क्लोज टू अ बिलियन मार्क बाय 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011. Now in 2020 population of India has crossed 1.35 billions, 135 करोड़, सोचो कहाँ 35 करोड़ और कहाँ 135 करोड़। द गवर्नमेंट इज टेकिंग सीरियस मेजर्स टू चेक दिस, कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट, करना चाहिए लेकिन नहीं कर रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट सोसाइटी टू हैव स्मॉलर फैमिलीज मतलब कम बच्चे पैदा करो, बाय यूजिंग वेरियस बर्थ कंट्रोल मेथड्स। बर्थ कंट्रोल, the birth control measures which deliberately prevent fertilization are referred to as contraceptives. The contraceptive methods help to prevent unwanted pregnancies. An ideal contraceptive should be easily available, यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल होना चाहिए कहीं पर भी, किसी भी दुकान में। यूज़र फ्रेंडली मतलब वो कस्टमर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको यूज़ कैसे करने का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इफेक्टिव होना चाहिए एंड विथ नो और लिस्ट साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। Contraceptive methods are of two main types, that is temporary and permanent. Temporary methods में these are of following types: natural method or safe period method or rhythm method. In the natural method, the principle of avoiding chances of fertilization is used. A week before and a week after menstrual bleeding is considered the safe period for sexual intercourse. This idea is based on the fact that ovulation occurs on the 14th day of menstrual cycle. Its drawback lies in having a high rate of failure. Second, coitus interruptus or withdrawal. In this method, the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. This method also has some drawbacks as the pre-ejaculate fluid may contain sperms and this can cause fertilization. ये सब बताया हुआ है मैंने। Lactational amenorrhea, absence of menstruation. This method is based on the fact that ovulation does not occur during the period of breastfeeding. Next page number 40. Of intense lactation, during the period of intense lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost negligible. However, this method also has high chances of failure. ठीक है। केमिकल मीन्स जैसे स्पर्मिसाइडल जेलीज वगैरह। इन दिस मेथड केमिकल्स लाइक फोम, टैबलेट्स, जेलीज एंड क्रीम्स आर यूज्ड बाय द फीमेल पार्टनर बिफोर इंटरकोर्स। इफ दीज केमिकल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना, दे एडहेर यानी चिपक जाते हैं टू द म्यूकस मेम्ब्रेन, immobilize and kill the sperms. It may cause allergic reaction. This method also has chances of failure. पांचवा है मैकेनिकल मीन्स और बैरियर मेथड्स। In this method, with the help of barriers, the ovum and sperm are prevented from physically meeting. These mechanical barriers are of three types. पहला है condom. It is a thin rubber sheath and a layer that is used to cover the penis of the male during copulation. It prevents the entry of ejaculated semen into the female reproductive tract. This can prevent conception. It is a simple and effective method and has no side effects. Nirodh is the most widely used contraceptive by males. पूरा एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट है, कोई टेंशन नहीं है। It is easily available and is given free by the government. ये मैंने तुमको जो थोड़ी देर पहले बताया था, वेंडिंग मशीन। It should be properly discarded after every use. Condom is also a safeguard against STDs and AIDS. दूसरा है डायफ्रा, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स. These devices used by the female are made of rubber. They prevent conception by blocking conception. यानी क्या पता है तुमको? By blocking the entry of sperms through the cervix. The device is inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during copulation.
तीसरा है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। दीज क्लिनिकल डिवाइसेस आर प्लास्टिक और मेटल ऑब्जेक्ट्स। प्लास्टिक वाला पता ही है तुमको, लिपेज लूप। A doctor or a trained nurse places the IUDs into the uterus. These devices include lipase loop, copper releasing IUDs like CUT, copper T, copper 7, multilode 375 and hormone releasing IUDs like LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट। पूरा एनसीईआरटी है भाई, कुछ टेंशन नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ने की अभी तक तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा पूरा का पूरा सेम है। अच्छा, इधर डायग्राम में डायफ्रा का डायग्राम दिया हुआ है, लिपेज लूप का भी डायग्राम। लिपेज लूप तुमको बताया था ना, डबल एस के समान रहता है करके, ठीक है, तो वो भी डायग्राम अपने को दिख रहा है। लिपेज लूप इज अ प्लास्टिक डबल एस लूप। हाँ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। इट अट्रैक्ट्स द मैक्रोफेजेस स्टिमुलेटिंग देम टू अक्यूमुलेट इन द यूट्राइन कैविटी। ये मैंने तुमको बता दिया है, लेकिन मैक्रोफेजेस इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूटेरस एंड एक्ट्स एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। The hormone releasing IUDs make the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile. Hostile यानी खराब condition, difficult conditions to the sperms. It delays pregnancy for longer period. The spontaneous expulsion, occasional hemorrhage यानी bleeding and chances of infection are the drawbacks of IUDs. तो कुछ drawbacks तो इसके ये वाले है। Next page, page number 41. Physiological or oral devices. Physiological devices are used in the form of tablets and hence are popularly called pills. It is an oral contraceptive used by the female. The pill contains progesterone and estrogen. They inhibit ovulation, hence no eggs are released from the ovary of the female using this pill and thus conception cannot occur. ठीक है, पता है तुमको प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, यू आर अवेयर ऑफ दैट। अपन ने पिछले वाले चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। दे ऑल्सो अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। हाँ, ये एनसीईआरटी में भी है, ये भी लिख लेंगे कि ज़्यादा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण सर्विक्स में जो म्यूकस का प्लग रहता है ना, हाइमेन की तरह, ठीक है, वो बढ़ जाता है, म्यूकस का अमाउंट बढ़ जाता है, तो स्पर्म सर्विक्स को क्रॉस ही नहीं कर पाते, पूरा पैक हो जाता है सर्विक्स म्यूकस से। द पिल्स हैव साइड इफेक्ट्स सच एज नॉशिया, मतलब उल्टी समान लगना, वेट गेन, टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट सेंसिटिविटी, है ना, टच वगैरह हुआ तो दर्द टाइप की फीलिंग होना, दर्द नहीं सेंसिटिविटी वाली फीलिंग होना, जैसे अगर दांतों में कुछ इन्फेक्शन रहा और ठंडा पानी दांतों को लग गया तो जो फीलिंग आती है ना, दैट इज नॉट दर्द, दैट इज सेंसिटिविटी। द पिल सहेली इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स विच इज नॉन स्टेरॉइडल। सहेली इज टू बी टेकन वंस इन अ वीक। दीज पिल्स आर स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। किसने बनाया सहेली, तो नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने। ऑलवेज रिमेंबर ग्रीन डब्बा। सहेली इज नाउ पार्ट ऑफ द नेशनल फैमिली प्रोग्राम एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इन इंडिया। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, द बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट। इम्प्लांट बताया था ना, स्किन के नीचे इम्प्लांट कर देते हैं, वो थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद हार्मोन रिलीज करते रहता है। इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड बाय फीमेल। इट इज ए टाइनी थिन रॉड अबाउट द साइज ऑफ अ मैचस्टिक, अपनी माचिस। It is implanted under the skin of the upper arm. They contain progesterone and estrogen. Their mode of action is similar to that of pills. They prevent pregnancy for 3 to 4 years. फिगर में डायग्राम दिया है इम्प्लांट्स का और लिखा है इम्प्लानॉन नेक्सप्लानॉन। ठीक है, तो ये उस कंपनी के प्रोडक्ट का नाम है, इम्प्लानॉन या नेक्सप्लानॉन। फिर आते हैं अपन परमानेंट मेथड्स पे। द परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड्स इन मेन इज कॉल्ड वैसेक्टोमी एंड इन वीमेन इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। दीज आर सर्जिकल मेथड्स also called sterilization. In vasectomy, a small part of the vas deferens is tied and cut, whereas in tubectomy, a small part of the fallopian tube is tied and cut. This blocks gamete transport and prevents pregnancy. पता है अपने को। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये मैंने तुमको पढ़ाया नहीं था, मैंने बोला था पिछले क्लास में कि इसको अपन पढ़ लेंगे मेनली। इसमें मेनली ऐसे ही है, एबॉर्शन करना इथिकल है कि नहीं, ये सब इसमें चीज़ें दी हुई है। ठीक है, ऐसे टाइप का ये टॉपिक है, इसको रीड कर लेते हैं। एंड इंटेंशनल मतलब जानबूझ के, और वॉलंटरी मतलब चॉइस के साथ, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म मतलब पूरा 9 महीना होने के पहले ही खुद से करवाना इंटेंशनली इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन।
MTP is essential in cases of unwanted pregnancy or in a defective development of fetus. It is safe during the first trimester of pregnancy. यानी पहले 3 महीने में किया तो वो सेफ रहता है, उसके बाद अगर किया तो उस फीमेल की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है. द डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज एग्जामिन्ड बाय एमनियोसेंटेसिस. लेकिन एमनियोसेंटेसिस क्या है? बैन है. जबरदस्त काम है ना. क्यों बैन है? वो फीमेल फिटिसाइड के कारण. बाकी दूसरे देशों में बैन नहीं है. बैन करने में कोई लॉजिक ही नहीं है. बहुत गजब चीज़ है वो. जेनेटिक डिजीजेस पहले ही पता चल सकते हैं कि क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ वगैरह होगी तो. ठीक है, ओके. तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 42. एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस इन विच amniotic fluid containing fetal cells is collected using a hollow needle inserted into the uterus under ultrasound guidance. The chromosomes are studied to see the abnormalities in the developing fetus. क्रोमोसोम्स को कैसे देखेंगे? वो सेल्स निकालेंगे एमनियोटिक फ्लूइड में से फीटस की, और वो सेल जब सेल डिवीजन करना चालू करेंगे, प्रोफेस करेंगे, तो उसमें कॉल्चिसिन डाल देंगे. कॉल्चिसिन से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन रुक जाता है. तो क्रोमोसोम्स जो प्रोफेस में बने थे वो वैसे के वैसे रहेंगे, उनका सेपरेशन नहीं होगा, उनको स्पिंडल फाइबर आके अटैच नहीं होंगे. फिर अपन उन क्रोमोसोम्स को गिन लेंगे, उनका साइज एंड शेप देख लेंगे, कुछ टूटे फूटे है क्या, है ना, कि दोनों एक्स है कि दोनों XY है. तो कोई क्रोमोसोमल एब्रेशन वाला, जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा मैं क्रोमोसोमल एब्रेशन वगैरह, क्रोमोसोमल एब्रेशन वगैरह का फॉल्ट होगा तो वो भी डिटेक्ट हो जाएगा. मेल है कि फीमेल है वो भी डिटेक्ट हो जाएगा. ठीक है. द क्रोमोसोम्स आर स्टडीड टू सी द एबनॉर्मलिटीज इन द डेवलपिंग फीटस. पर इंडिया में क्या होता है? बट द डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स, मतलब जेंडर ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड. Frequently, if the fetus is found to be female, it is aborted, which is totally illegal. So the government of India has legalized MTP Act in 1971 with strict conditions to avoid its misuse. मैंने तुमको बताया था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वगैरह अगर ऑर्डर दिया तो स्पेशल केसेस में ही बस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाया जा सकता है, उसके बिना नहीं करवा सकते. ठीक है. बाकी डायग्राम दिया है, ये तुम लोग देख सकते हो, इसमें कुछ नहीं है. ये जो अपन ने थ्योरेटिकली बताया वही है. ठीक है. ग्रीन डब्बा पढ़ रहा हूँ. ऑलवेज रिमेंबर एक्ट ऑफ एमटीपी, द मेडिकल टर्मिनेशन एंड ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर एमटीपी एक्ट 2017. एक्टिविटी इन अ सोनोग्राफी क्लिनिक, या कोई भी ऐसा जहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, गायनेकोलॉजिस्ट. ठीक है. वहाँ पर तुम जाओगे तो ये जो वॉलेट डब्बे में जो भी लिखा है वो तुमको कहीं पर भी लिखा हुआ दिख जाएगा. सोनोग्राफी क्लिनिक में भी मिल जाएगा. इन अ सोनोग्राफी क्लिनिक वी ऑब्जर्व अ बोर्ड सेइंग सेक्स सिलेक्शन, सेक्स सिलेक्शन मतलब हमको लड़का ही चाहिए ऐसा, एंड डिटेक्शन इज नॉट डन इन दिस सेंटर एंड इज पनिशेबल अंडर PCPNDT एक्ट. ठीक है. PC का क्या फुल फॉर्म है मेरे को नहीं पता. PNDT स्टैंड्स फॉर प्री नेटल डिटेक्शन टेस्ट, PNDT. तो ऐसा हर जगह बोर्ड लगा हुआ रहता है, मैंने कई सारे हॉस्पिटल्स में देखा हुआ है, तुम लोग भी देख सकते हो. ठीक है. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 अंडर सेक्शन 3 ऑफ MTP एक्ट 1971. 1971 में जो एक्ट आया था उसको 2017 में चेंज किया, थोड़ा मॉडिफाई किया. वॉज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. The intention of MTP Act is to reduce the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality. As per the provisions of the MTP Act, only the consent of woman whose pregnancy is being terminated is required. अभी ऐसा है कि उसके हस्बैंड और उसके बाकी फैमिली का कोई रोल ही नहीं है, वो फीमेल का सिर्फ ओपिनियन मैटर करता है. पहली बात, अकॉर्डिंग टू MTP Act, प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड विद इन फर्स्ट 12 वीक्स. पहली चीज़, उसके बाद नहीं कर सकते. मोर देन 12 वीक्स बट लेसर देन 20 वीक्स. ठीक है. 12 वीक्स से ज़्यादा हो भी गए तो भी 20 वीक्स से कम ही चाहिए. तो सीधा सीधा लेस देन 20 वीक्स ही बोल देना था, तो लॉजिक ही नहीं समझा मेरे को. द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है ने, डॉक्टर बेसिकली मेडिकल प्रैक्टिशनर है ने, ओपिनियन इज मैंडेटरी. उसका ओपिनियन भी कंपलसरी है कि वो बोलाएगा कि हाँ सही में बच्चा अगर पैदा हो गया तो उसमें फॉल्ट रह सकता है, उसको कोई सिंड्रोम रह सकता है, उसका क्रोमोसोम टूटा हुआ है, उसके सेल्स में ऐसा कुछ रहा तो ठीक है. स्टेटिंग द कंटिन्यूएशन वुड इन्वॉल्व अ रिस्क
to the life of the pregnant woman or grave abnormal physical or mental health और इज सब्सटेंशियल रिस्क टू द चाइल्ड, ऐसा कुछ अगर होगा तो नहीं कर सकते एमटीपी। ठीक है, इंटरनेट में फ्रेंड में करो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग ऑन फीटस इन प्रेग्नेंट वुमेन। बाप रे बाप, बहुत सारे एबनॉर्मल इफेक्ट्स होते हैं उसके। 2.13 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस or infections which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted diseases or STDs. They are also called as venereal diseases or VDs or reproductive tract infections. The major venereal diseases are syphilis and gonorrhea. मैंने तुमको पहले ही बताया था कि इसके बारे में ही ज़्यादा दिया हुआ है, तो अपन इसी के बारे में ऑब्वियसली पढ़ेंगे, अगले पेज पे भी पढ़ेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 43। अरे इन्होंने तो डिस्क्रिप्शन दिया ही नहीं है, सीधा डब्बा ही दे दिया है, तो बढ़िया काम हो गया, मस्त है ये तो, पढ़ाई करने के लिए बहुत सही है ये। पढ़ लेते हैं फटाफट। सिफाइलिस कॉजेटिव एजेंट है सिफाइलिस का ट्रेपोनिमा पैलिडम, ये बैक्टीरियम है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब बॉडी के अंदर आने के बाद इन्फेक्ट होने को कितना समय लगेगा डिजीज दिखने को, तो 3 to 4 वीक्स, 1 महीना पकड़ लो। जैसे कोरोना का 15 दिन है, ऐसा नहीं है कि 15 दिन के कम में कोरोना हो नहीं सकता, लेकिन 15 दिन नहीं हुआ मतलब कोरोना नहीं है, वैसा इसका है कि 3-4 वीक में हो ही जाएगा इंक्यूबेट। इन्फेक्शन साइट म्यूकस मेम्ब्रेन इन जेनाइटल रेक्टल, रेक्टल मतलब रेक्टम का एडजेक्टिव, रेक्टम एनस वाला रेक्टम, एंड ओरल रीजन। सिम्टम्स क्या है, प्राइमरी लेजियन, लेजियन मतलब रैश, रेड कलर की रैशेस नहीं क्या आती स्किन पे, उसको लेजियन बोलते हैं। प्राइमरी लेजियन कॉल्ड कैंकर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये बहुत कॉमेडी डिजीज है। देखो अभी, हाँ नहीं ये नहीं है वो, एक सेकंड, हाँ वो यही तो है, इसमें इतना छोटा क्यों दिया है, कट कर दिया है बहुत, एनसीईआरटी को कॉपी कर दिया है। ये जो प्राइमरी लेजियन है ना, ये गायब हो जाता है अपने आप, फिर सेकेंडरी लेजियन आता है, वो भी ठीक हो जाता है अपने आप। पुराना वाला जो स्टेट बोर्ड का बुक था ना, उसमें दिया था। फिर टर्सरी लेजियन आता है, 10 साल के बाद वगैरह भी आ सकता है, वो भी ठीक हो जाता है अपने आप, ऐसा लिखा हुआ था। मस्त एकदम चिल डिजीज है, इतना कोई टेंशन वाला डिजीज नहीं है। ठीक है, अभी इस बार इन्होंने कट कर दिया है, पूरा एनसीईआरटी की कॉपी कर दिया। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही इतना ही कम दिया हुआ है, तो वो सब सेकेंडरी टर्सरी लेजियन वगैरह गायब कर दिया है। एनीवेज, तो उसको बोलते हैं कैंकर। कैंकर इज फॉर्म्ड ऑन एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब पीनस, या फीमेल के केस में लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सब। स्किन रैशेस एंड माइल्ड फीवर, इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स मतलब जॉइंट्स में दर्द होगा, लॉस ऑफ हेयर, पैरालिसिस, डिजेनरेटिव चेंजेस अकर इन द हार्ट एंड ब्रेन। प्रिवेंटिव मेजर्स, एजुकेशन अबाउट सेक्स प्रैक्टिस, सेक्स हाइजीन, अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, एंड यूजिंग कॉन्डम ड्यूरिंग कॉइटस, ये सब इसके प्रिवेंशन है। ट्रीटमेंट है इसका सिंपल एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। दूसरा डिजीज है गोनोरिया, कॉजेटिव एजेंट है नीजेरिया गोनोरी, ये बैक्टीरिया है। अच्छा, सिफालिस का ट्रेपोनिमा पैलिडम जो है ना, वो ये है स्पाइरोकिट बैक्टीरिया, उन्हीं का विब्रियो, बैसिलस, स्पाइरिलम ऐसे रहते हैं, तो उसमें एक स्पाइरोकिट नाम की भी चीज़ रहती है। तो ये ट्रेपोनिमा पैलिडम स्पाइरोकिट बैक्टीरियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, हाँ, तो वापस आ जाते हैं गोनोरिया पे। निसेरिया गोनोरिया के कारण होता है। इंक्यूबेशन पीरियड है मेल का 2 to 14 डेज, फीमेल का 7 to 21 डेज। इन्फेक्शन साइट अगेन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, रेक्टम, थ्रोट एंड आई, बस इसमें एक आई ऐड हो गया है, बाकी सब कुछ सेम है। सिम्टम्स इन मेल्स, पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ यूरेथ्रा एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगा, पस निकलेगा पीनस से। पेन एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, क्यों, क्योंकि वो ब्लॉक हो रहा है यूरेथ्रा, इसलिए। आर्थराइटिस एटसेट्रा। इन फीमेल पेल्विक इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी क्या है तुमको पता है। आर्थराइटिस, द चिल्ड्रन बॉर्न टू अफेक्टेड मदर सफर फ्रॉम गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया। देखो ऑप्थेल्मिया किसका एडजेक्टिव है, आंखों का, ऑप्थेल्मिक नहीं क्या, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिक, ऑप्थेल्मिक है ना, ये आंखों का एडजेक्टिव है। तो गोनोकोकल, ठीक है, मतलब निसेरिया गोनोरिया जो है वो है कोकाय है, कोकाय, विब्रियो, स्पाइरिलम, कोकाय ऐसा रहता ना, तो वो कोकाय है। ठीक है,
स्पेरिकल बैक्टीरियम है, इसलिए उसको गोनोकोकल बोला है क्योंकि गोनोरिया कॉज करता है। ऑप्थेल्मिया मतलब आंखों का इन्फेक्शन, तो मदर से फीटस में वो पास हो सकता है डिजीज, और वो फीटस जो है उसके आंखों को इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। दूसरा, फीटस के वजाइना में भी इन्फेक्शन हो सकता है अगर फीमेल फीटस होगी तो उसको बोलेंगे गोनोकोकल वल्वोवजाइनाइटिस ऑफ गर्ल्स बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स अगेन वही है, सेक्स हाइजीन, यूजिंग कॉन्डम ड्यूरिंग कॉइटस, अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, वही सब है। इसके लिए एंटीबायोटिक कौन सा है, तो सेफिक्साइम, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि इसके दवाई का नाम है, गोनोरिया की दवाई का नाम है सेफिक्साइम। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इनफर्टिलिटी। Infertility is defined as the ability to conceive naturally, as the inability, sorry, not ability, is the inability to conceive naturally after 1 year of regular unprotected intercourse. The causes of infertility could be physical, congenital मतलब right from birth, congenital diseases, immunological और इवन साइकोलॉजिकल, जैसे इम्पोटेंसी फॉर एग्जाम्पल, कल के क्लास में बताया था ना, इम्पोटेंसी मतलब पीनस का इरेक्शन ना होना, उसमें साइकोलॉजिकल रोल रहता है उसका। द कॉमन फिजिकल कॉजेज इन फीमेल्स आर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, हार्मोनल इम्बैलेंस, एंडोमेट्रियोसिस मतलब एंडोमेट्रियम का डिस्ट्रक्शन, while in male it is less sperm count, that is oligospermia, and small size of penis। ये तो एनसीईआरटी के अलावा इसने कुछ भलता ही दे दिया है, मोटिलिटी के बारे में वगैरह कुछ लिखा ही नहीं है। एनसीईआरटी का फोकस मोटिलिटी की तरफ है ज़्यादा। Prior to 1978, infertile couple had two options: adopt or be childless. Today, infertile couples have many options to have a child, such as fertility drugs, test tube babies. Test tube babies मतलब IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब में पूरा बेबी ग्रो होता है ऐसा नहीं सोचने का, बस फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI क्या है पता नहीं, आएगा आगे। Surrogate mother, etc. The couple could be assisted to have child or children through certain special techniques commonly known as assisted reproductive technologies. ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज है इनको सबको टुगेदर व्हाट वी कॉल एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है। ART का एक और फुल फॉर्म है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आता है एड्स में। एड्स का जो मेडिसिन है ना उसको भी ART बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। HIV रेट्रोवायरस है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, तो उससे लड़ने वाला जो है वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, वो अलग ART है। ठीक है। HAART भी था उसमें, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एड्स वाले टॉपिक में। नहीं याद आ रहा होगा तो देखेंगे। IVF, in vitro fertilization. It is a process of fertilization where an egg is combined with sperm outside the body in a test tube or glass plate to form a zygote under simulated यानी नकल करना conditions, बॉडी की नकल कर रहे हैं ना इसलिए, in the laboratory. The zygote or early embryos with up to 8 blastomeres could be then transferred into the fallopian tube for further development. ZIFT. ZIFT is an infertility treatment used when there is blockage of the fallopian tubes which prevents the fertilization of egg by the sperm. In this method, egg is removed from woman's ovary. Fertilization of the egg with sperms is brought about outside the body under sterile conditions to form zygote with the कहाँ पर गया, हाँ, under sterile conditions to form zygote by the process called in vitro fertilization. The zygote is then transferred to fallopian tube for further development. अच्छा ठीक है, वो बोल रहा है कि ऑस्टियम है ना, ऑस्टियम वो फिम्ब्रिये में जो रहता है जिसके थ्रू ओवम ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है, वो फिम्ब्रिये के पास, याद आ रहा है ना, वो वाला ऑस्टियम। तो वो अगर ब्लॉक्ड रहा तो फिर क्या करने का, तो ओवरी में से ओवम फैलोपियन ट्यूब में एंटर ही नहीं कर पाएगा फिर उस फीमेल में, तो ओवरी में से ओवम निकाल लेने का, IVF करने का और फिर ZIFT कर देने का, सिंपल, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। बाकी सरोगेट मदर में वगैरह भी इसको अपन यूज कर सकते हैं, यू आर अवेयर ऑफ दैट। नेक्स्ट पेज,
लास्ट पेज है शायद चैप्टर का, पेज नंबर 44। GIFT, gamete intrafallopian transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female who can provide suitable environment for its fertilization and development. This technique called gamete intrafallopian transfer has been developed for the cases in which only the entrance to the oviducts or the upper segment of the oviducts is blocked. In this procedure, ova and sperms are directly injected into the regions of the oviduct, where fertilization produces a blastocyst, which enters the uterus via the normal route. GIFT has a success rate of about 30%. ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, इसमें इसने ऐसा बोला है कि ये टेक्निक उन लोगों के लिए तैयार की है जिनमें, सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन, cases in which only the entrance to the oviducts or the upper segment of the oviducts is blocked. In this procedure, ova and sperms are directly injected into regions of the oviduct, where fertilization produces a blastocyst. ये मेरे को समझ में भी नहीं आया, एंड दिस इज नॉट व्हाट आई हैव रेड। मैंने GIFT के बारे में विकिपीडिया में सीधा सीधा यही पढ़ा है कि क्या बोलते हैं, तो इसका एथिकल रीजन रहता है, एथिकल रीजन रहता है। क्योंकि GIFT जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मेरे को सबसे पहले यही क्वेश्चन पढ़ा था कि कोई GIFT करेगा ही क्यों, इंसान सीधा सीधा ZIFT करेगा। तो मैंने GIFT के बारे में काफ़ी तब ढूंढा था। तो विकिपीडिया पे मेरे को, अब विकिपीडिया पूरे 100% नहीं लेकिन 90% तो विश्वास वाली चीज़ है ही। विकिपीडिया पे मैंने तब यही देखा था, काफ़ी पहले की बात है जब मैं स्टूडेंट था उस समय की, कि इसके पूरे इथिकल रीजंस है। अब ये कुछ भलता ही रीज़न बता रहा है, मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ, ठीक है, GIFT का रीज़न। लेकिन और भी एक दो जगह पर मैंने पढ़ा था तो GIFT का रीज़न उन्होंने एथिकल ही बताया था मेनली, कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होना अपने को, जिन लोगों को नहीं चलता है वो लोग GIFT प्रीफर करते हैं करके। और दूसरा ये अपर पार्ट ऑफ ओविडक्ट ब्लॉक, मतलब ये क्या बोल रहा है ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एंट्रेंस टू द ओविडक्ट यानी किसका, कहाँ से एंट्रेंस, क्योंकि अगर यूटेरस की तरफ का जो एंट्रेंस है वो ब्लॉक्ड होगा तो GIFT करके कुछ फायदा ही नहीं है। जायगोट बनेगा लेकिन वो उसको क्रॉस करके यूटेरस में आ ही नहीं पाएगा। और अगर ऑस्टियम ब्लॉक्ड है फिमरिए वाला, तो फिमरिए वाला ऑस्टियम अगर ब्लॉक्ड है तो ओवरी में से गैमिट निकालो, उसको बाहर ही फर्टिलाइज करो ना। वो गैमिट्स तुमको क्यों फैलोपियन ट्यूब में डालने हैं? तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है, इथिकल रीज़न, कि नहीं बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, हमारा बच्चा बॉडी के बाहर नहीं पैदा होगा, तैयार होगा, है ना। घूम फिर के बात वहीं पे आ गई है। ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसका मैंने तुमको बताया था टेराटोस्पर्मिया के कारण ये किया जाता है। ICSI is an in vitro fertilization procedure in which a single sperm cell is injected directly into cytoplasm of an ovum in the laboratory. Here the sperm has to naturally penetrate the egg. ये क्यों करते, क्या करते, दिया ही नहीं है। Artificial insemination. In some infertility cases, the male partner is unable to inseminate the female due to a very low sperm count. This problem can be solved by artificial insemination. In this technique, the sperms are collected from the male and artificially introduced into the cervix of female for the purpose of achieving a pregnancy through in vivo fertilization, that is inside the body. IUI, intrauterine insemination. In this technique, the process is somewhat like that of artificial insemination. The only difference is that the sperms are introduced into the uterine cavity instead of cervix. मतलब ज़्यादा अंदर तक रिलीज करते हैं, यूटेरस तक रिलीज करते हैं, उसी का थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है। स्पर्म बैंक, सीमेन बैंक. A sperm bank or semen bank is a place which collects, stores and provides human sperms or semen. The semen is provided by healthy males called sperm donors. The sperms are stored in sperm bank by cryopreservation method at low temperature. वही विकी डोनर मूवी के बारे में बताया था ना, ऐसे जैसे ब्लड बैंक रहता है वैसा स्पर्म बैंक भी रहता है। कैन यू रिकॉल ऑरेंज डब्बा? Some women have problem in implantation of embryo in uterus.
Such women can take help of the modern remedial technique called surrogacy. In this, embryo is implanted in surrogate mother. किसी दूसरे फीमेल में इम्प्लांट करते हैं, who is not the biological mother. तो जीन्स उस कपल की जो फीमेल है उसी के रहेंगे उस बेबी में, लेकिन वो बेबी ग्रो किसी दूसरे फीमेल के यूट्रस में होगा. बस. एडॉप्शन. Adoption is a legal process by which a couple or a single parent gets legal rights, privileges and responsibilities that are associated to a biological child for the upbringing of the adopted child. An adoptive parent should be medically fit and financially able to take care of the adopted child. A person wishing to adopt a child must be at least 21 years old, but there is no legal upper age limit for adoption. रहनी चाहिए यार. 70 साल का आदमी अडॉप्ट कर लेगा बच्चे को, 10 साल बाद मर जाएगा, बच्चा रास्ते पे आ जाएगा. अपर लिमिट भी रहनी चाहिए. Always remember green dabba. Tobacco, marijuana and other drugs smoking may cause infertility in both men and women. Nicotine blocks the production of sperm and decreases the size of testicles. Alcoholism by men interferes with the synthesis of testosterone and has an impact on sperm count. Use of cocaine or marijuana may temporarily reduce the number and quality of sperms. ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे क्या क्या है. ऑलवेज रिमेंबर ग्रीन डब्बा लेफ्ट वाला. Jayesh, a young married man of 26 years, is suffering from TB. For the last 2 years, he and his wife are desirous of a child but unable to have one. What could be the possible reason? Explain. ठीक है, सोचो तुम लोग, नहीं समझा तो बताना. Nita is 45 years old and the doctor has advised her not to go for such a late pregnancy. She, however, wants to be the biological mother of a child without herself getting pregnant. Is this possible and how? ये तो बहुत ही आसान है, फिर भी नहीं समझा तो पूछना. Right side का always remember, cells of trophoblast do not form any part of the embryo proper. They form ectoderm of the chorion, that is extra embryonic membrane. Chorionic villi, placenta. They play important role in formation of placenta. ठीक है, ठीक है. फिर ये क्वेश्चंस वगैरह है, तो इस टॉपिक को अपन अभी यहाँ पर बंद करते हैं. गुड बाय.